विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84, खिवसर और देवली उनियारा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मंगलवार को मतदान दल रवाना कर दिए गए। प्रशासन ने जनता से 100% मतदान की अपील की है। 3 किलोमीटर तक सुरक्षा बलों का रेला लोगों को आश्वस्त कर रहा है। लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, बेखौफ होकर मतदान कीजिए। तस्वीरें दौसा की हैं। मतदान से पहले दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। यहां पैरामिलिट्री की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आसपास के जिले से भी पुलिस अधिकारियों को दौसा बुलाया गया है। 161 बूथ हैं जिनके ऊपर लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा 60 बूथ है जिन पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन हमारे सारे बूथ या तो वेबकास्टिंग से या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर से या फिर CAPF आर्म्ड फोर्स का जो प्रोटेक्शन होता है उससे कवर्ड है। दौसा में 240 मतदान केंद्र हैं। 161 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी, यानी इन मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर की तस्वीरें सीधे राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी देख सकेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे संवेदनशील जिला दौसा है और दौसा में चुनाव शांतिपूर्ण कराना एक चुनौती होता है। ऐसे में इस चुनौती को प्रशासन बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है और पूरी तरह सतर्कता बढ़ती जा रही है। डूंगरपुर की 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए मंगलवार को फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया है। 84 विधानसभा क्षेत्र में कुल 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 8 महिला, 8 युवा, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,55,375 मतदाता वोट डालेंगे। 103 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कलेक्टर ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से 100% मतदान की अपील की है। हमने 103 बूथ्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल बूथ्स और उसी के अनुसार जो ECI का हमारी गाइडलाइन है वो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी इंश्योर किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो QRT है, क्विक रिस्पांस टीम्स, वो भी बनाई गई हैं और सभी क्षेत्रों में वो एक्टिव रहेंगी। बाई चांस कोई भी ऐसी घटना हमें रिपोर्ट होती है तो उस पर हम लोग इमीडिएट कर देंगे। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसे लेकर मंगलवार को उदयपुर के राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण हुआ, जिसके बाद मतदान दल अपने अपने आवंटित बूथ के लिए रवाना हो गए। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के 296 मुख्य और 6 सहायक बूथों पर मतदान शुरू होगा। यहाँ पर कुल 296 मूल मतदान केंद्र प्लस 6 सहायक मतदान केंद्रों सहित 302 मतदान दलों के केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देकर के रवाना किया गया है। इनके साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर साहिबान भी रवाना किए गए हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टोंक के सरकारी PG कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हो गई। बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 307 बूथों पर मतदान के लिए 1472 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। 3,32,743 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 169 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा और SP शरद चौधरी की मौजूदगी में सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दल रवाना किए गए। झुंझुनू में 2,75,000 मतदाताओं के लिए 263 बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। SP शरद चौधरी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन एक पिरामिड के रूप में तैनात रहेगा। पिरामिड नीचे से ऊपर तक अधिकारियों का टीम के अनुसार बना हुआ है। उसके नीचे 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं,
तो हमारी 25 मोबाइल पार्टियां हैं। 8 जैसा कि बताया, केवल जो क्रिटिकल बूथ हैं उन पे भ्रमण करने के लिए 8 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर महोदय ने लगाए हैं। 7 सीटों के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान होगा, इसीलिए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की करेंगे, जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने भगवा वाले खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवा किसी का नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवा का राजनीति में आना गौरव का विषय है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खड़गे पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने आजादी के समय से देश को मजहब के नाम पर बांटा। पहले भी राजनीति और धर्म नीति समन्वित रूप से काम करती थी, इसलिए शायद वो इस मामले में अपरिपक्व हैं, क्योंकि उन्होंने न तो इतिहास पढ़ा होगा न संस्कृति से वाकिफ हैं। देखिए, चाहे भगवा एक प्रतीक है, वो केवल कोई किसी कौम का रंग नहीं है, वो भारत के स्वाभिमान का रंग है और वो हमारे उन परंपराओं से निकला है। इसलिए न तो रंग पे ऐतराज होना चाहिए, न किसी दल पे होना चाहिए, न किसी व्यक्ति पे होना चाहिए। और ये तो सौभाग्य है कि भगवा रंग, जिसकी लिए कितनी जंग हुई उसके स्वाभिमान के लिए, वो यदि राजनीति में सम्मिलित रूप से काम करता है तो मुझे लगता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रारंभ के काल से लेकर आज तक इस देश को बांटने का पाप किया है। आजादी के समय देश को मजहब के आधार पर टुकड़ों में बांटा गया, बोली के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। और बांटते बांटते अब देश को एक बार फिर जातियों के नाम पर बांटने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बांटने की मानसिकता के साथ में राज प्राप्त करने की जो उनकी सोच थी, अब देश में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में पदार्पण के बाद, दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में आगमन के बाद में अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति के लिए स्थान बचा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कहा कि यह बयान सत्य है, हमको बटना नहीं है। जब हम एक होकर के रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। वो बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती है हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी का 1000 कुंड यज्ञ होगा, 1.25 करोड़ आहुतियाँ हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी, और हमें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा रहेगी, तब पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा। और जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को रविवार दोपहर 1 बजे से टंकी पर चढ़े दोनों छात्रों को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने समझा बुझा करके नीचे उतार लिया। और इससे पहले गुस्साए छात्र मांग कर रहे थे कि जब सीएम एक लेटर जारी कर परीक्षा रद्द करने की घोषणा करेंगे तभी वो नीचे आएंगे। अरे 50 घंटे से ऊपर और तबियत बिगड़ जाएगी। 48 घंटे बाद टंकी से उतरे दोनों छात्र। मुद्दों पे सहमति बनी है। कौन से मुद्दे? किरोड़ी लाल जी पर हमें विश्वास है, इनके माध्यम से हमारी सीएम से मुलाकात होगी। रंग लाई मंत्री किरोड़ी लाल की कोशिश। बच्चे मान गए, मेरे पर भरोसा किया है,
मेरा मान रखा, सम्मान रखा। उपचुनाव के बाद फैसला लेने का भरोसा। चुनाव संपन्न हो जाने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में पानी की टंकी पर पिछले 3 दिनों से चढ़े दोनों छात्र अब नीचे उतर आए हैं। अभ्यर्थी विकास बिधुड़ी और लादू गोदारा किरोड़ीलाल मीणा के समझाने पर नीचे उतर आए। किरोड़ीलाल मीणा खुद सीढ़ी की मदद से पानी की टंकी पर चढ़े और युवाओं को समझाया। काफी देर मान मनोवल का सिलसिला चलता रहा और आखिर में क्रेन की मदद से किरोड़ीलाल मीणा समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। पानी की टंकी से नीचे उतरने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों युवकों की सभी मांगों को लेकर मैं 14 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करूंगा। चुनाव संपन्न हो जाने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा, क्योंकि लाखों की तादाद में 9 लाख बेरोजगार ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। टंकी से नीचे उतरने के बाद अभ्यर्थी विकास बिधुड़ी और लादू गोदारा ने भरोसा जताया है कि मंत्री किरोड़ीलाल उनकी सभी मांगों को पूरा कराने में मदद करेंगे। सब मुद्दों पे सहमति बनी है। कौन से मुद्दे? युवाओं के कौन से मुद्दे बताओ मुझे। सहमति बनी है। हमारे मुद्दे पहली सबसे बड़ी मांग भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग ये थी, बाबा ने क्या बोला ये बताइए। बाबा ने बोला कि मैं पूरा प्रयास करूंगा और 14 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुरजोर तरीके से जोड़ लगाऊंगा। किरोड़ीलाल जी पर हमें विश्वास है, इनके माध्यम से हमारे सीएम से मुलाकात होगी 14 तारीख को। उसके बाद मैं वापस बताऊंगा 20 तारीख तक हम इनके कहने पे हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इस वजह से हम ज्यादा बोल नहीं सकते। दरअसल इससे पहले हिम्मतनगर पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने विकास बिधुड़ी और लादू गोदारा को लाउड स्पीकर से समझाने की कोशिश की और नीचे उतरने की अपील की। इतना ही नहीं, उनके पीने के लिए पानी की बोतल भी पहुंचाई गई। दरअसल विकास और लादू ने किरोड़ीलाल मीणा से शिकायत की थी कि उन्होंने 2 दिन से ना खाना खाया है और ना ही उन्हें पानी दिया गया है। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाबत सवाल किया, जिसके जवाब में किरोड़ीलाल मीणा ने 99.9% परीक्षा रद्द होने की बात कही। कितना भरोसा है कि ये एग्जाम रद्द होगा किरोड़ीलाल मीणा जी को? मेरे को भरोसा है 99.9%। 10-15 दिन। करीब 3 दिन तक पानी की टंकी पर चढ़े रहने वाले अभ्यर्थियों ने नीचे उतरने से पहले 5 सूत्रीय मांगे किरोड़ीलाल मीणा को भेजी। एसआई भर्ती रद्द की नियत समय पर घोषणा हो, हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाए, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए, ये लिखित में दिया जाए। आरपीएससी के 2 चेयरमैन और मंत्रिमंडल के मंत्री और सीएमओ के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो पेपर लीक में शामिल पाए गए थे। हमारे जो साथी कल से गिरफ्तार हैं उन्हें बिना किसी कार्रवाई के छोड़ा जाए। बाबा आपसे युवाओं की उम्मीदें हैं, आप हमें लिखित में भरोसा दिलाएं, तब हम टंकी से नीचे उतरेंगे। हालात सामान्य हो गए हैं, अभ्यर्थी भरोसे के बाद ही सही नीचे आ गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे तय वक्त पर पूरी नहीं हुई तो वो मरते दम तक संघर्ष करते रहेंगे। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस पर भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है,
बिना कोई केस, बिना कोई मामले के और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? अब ये तो बीजेपी वाले बताएं जो इतनी नीचे उतर रहे हैं। तो IAS अधिकारी का नाम नहीं बताया। बताऊंगा मैं, जरूरत पड़ी तो वो भी बताऊंगा। अगर इन्होंने आज ये बता देंगे सही समय पर बताएं, सही समय आने पर बताया जाएगा। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी की जमानत के खिलाफ कन्हैयालाल ने बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है। यश साहू ने हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। इस मामले में कन्हैयालाल के बेटे ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। लगा था कि मतलब ये जमानत नहीं होनी चाहिए थी उस समय, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि जो जावेद है इसी ने मतलब मेरे पिताजी की सूचना उन दोनों अपराधियों तक पहुंचाई थी। उसके बाद ही उन्होंने ये मतलब साजिश रचने में पूरी तरह से कार्य किया है। इसी वजह से मैंने ये जैसे इसकी जमानत हुई इसके 1-2 दिन बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा संज्ञान लेते हुए दोनों नोटिस जारी किया है। किसको नोटिस जारी किया, कोई जानकारी मिली है? एक्चुअली मुझे तो यही जानकारी है कि जावेद और शायद NIA को नोटिस जारी हुआ है, और उसके अलावा मुझे कोई ज्यादा जानकारी। कब तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया उसमें? ऐसी अभी तक कोई जानकारी अपने पास नहीं है, पर अब नोटिस जारी हुआ है तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने जब इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले गए तो आपने क्या ग्राउंड रखा है कि मोहम्मद जावेद की जमानत जो है वो जो हाईकोर्ट ने दी वो खारिज होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि देखिए मैंने यही ग्राउंड रखा है कि जो मैंने एक्चुअली में ना जो कुछ भी सुना है मैंने भी मीडिया या फिर जो भी मुझे पता करने पे पता चला बेसिस पे उसी से लगा है, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ में आ चुका है, सबको उसी बेसिस पे मैंने मतलब इसका ग्राउंड रखा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइट किया है। जयपुर में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। चयनित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द नियुक्तियां नहीं दी गई तो सभी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन कोर्ट से स्टे हो जाने के कारण नियुक्तियां नहीं दी जा सकी है। चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य सरकार कोर्ट में मजबूत पैरवी करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 का वो 10 जून को आ गया था। उसके बाद RPSC से लिस्ट 20 जून को आ गई थी। 1 से 4 जुलाई तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं दोबारा से विभाग में। उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए हैं उस बात को, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। और एक किस्सा काले हिरण का। आपको बता दें कि करीब 26 साल पहले जोधपुर के कांकाड़ी गांव में काले हिरण का शिकार हुआ और ये वही साल था जहां से सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी का जन्म हुआ। कांकाड़ी गांव अब उसकी काले हिरण के स्मारक की वजह से पर्यटकों को लुभा रहा है और यहाँ के युवा पर्यटकों को लॉरेंस और सलमान खान की दुश्मनी के किस्से भी सुनाते हैं। देखिए। यहाँ पर्यटकों को सुनाए जाते हैं लॉरेंस सलमान की दुश्मनी के किस्से। जहां हुआ काले हिरण का शिकार। उसी काले हिरण का स्मारक। अब पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। जब 20 साल के बाद कांकाड़ी गांव फिर सुर्खियों में है, आपको वजह भी बताएंगे और उससे जुड़े किस्से भी सुनाएंगे।
पहले जरा काले हिरण के इस स्मारक को देखिए। ये उसी काले हिरण का स्मारक है जिसका शिकार 26 साल पहले किया गया और इसका आरोप फिल्म अभिनेता सलमान खान पर है। वक्त बीत चुका है लेकिन काले हिरण के शिकार की टीस आज भी बिश्नोई समाज को परेशान करती है और यही वजह है कि जिस जगह पर शिकार हुआ वहीं पर उसका स्मारक बना दिया गया और आज ये स्मारक स्थल पर्यटन स्थल में तब्दील हो गया है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और यहाँ के युवा पर्यटकों को हिरण की हत्या का किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे लॉरेंस और सलमान एक दूसरे के दुश्मन बने। Famous Bollywood actor called Salman Khan. So he came here and he killed two black breed of deer. So this is a memorial site. Actually, our community is called Bishnoi. So we are following 29 rules given by our God called Jambeshwar Bhagwan. So there are special rule is to protect animals and do not allow to cut trees. So our global is warming, global heating. There are very much problems. So we are protecting our nature. He called them that you say to us sorry, Bishnoi community. Yeah. Okay. I understand. You say us sorry for killing black bucks. So Lawrence, this is Lawrence Bishnoi, our hero. Yes. ये हम तो चाहते हैं पर्यटक स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा इसे प्रचारित हो और इसके प्रचार से केवल है ना बिश्नोई समाज के जो विचारधारा है वो तो फैलेगी, इसको पूरी धरती को फायदा है साहब। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मानव को जीने का अधिकार, क्या जीव जंतु को जीने का अधिकार नहीं है? किस व्यक्ति के पास में क्या अधिकार है कि जीव जंतु को मार दे? बिश्नोई समाज का पर्यावरण प्रेम फिल्म अभिनेता सलमान खान और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सरगना लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र सैलानियों को रोमांचित करता है। जो कहानी युवा सैलानियों को सुनाते वो कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होती। यहाँ पर आने वाले पर्यटक पंचधातु से बनी कृष्ण मृग यानी काले हिरण के स्मारक को देखते हैं और इससे जुड़े इतिहास को भी जानते हैं। अब ये स्मारक धीरे धीरे पर्यटन स्थल के रूप में चर्चित होने लगा है। कांकाने में काले हिरणों का स्मारक सैलानियों को बिश्नोई समाज से भी रूबरू करवाता है जिनकी रगों में प्रकृति प्रेम बहता है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अजमेर जिला न्यायालय और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज अपना विरोध जाहिर करते हुए रास्ता जाम किया और सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटेलाल मीणा को बर्खास्त करने की मांग जो है वो रखी गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि रेवेन्यू बार के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह सोमवार को अपने काम से सिविल लाइन थाने गए थे। इसी दौरान थाना प्रभारी छोटेलाल मीणा ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें बाहर रवाना होने के लिए कहा गया। इसे लेकर के वकीलों में खासा रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने कल भी विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। हमारे अधिवक्ता भानु प्रताप के विरुद्ध जो है एसएचओ सिविल लाइंस ने अभद्र व्यवहार किया और वकीलों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, उसको लेकर वकील 2 दिन से आंदोलनरत है। रेवेन्यू बोर्ड के भी वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, सेशन कोर्ट के भी कर रखी है, कलेक्टर के वकील भी हड़ताल पे है। हमने कल एसपी साहब को मिले थे और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन तक लगातार कार्य सस्पेंड रखेंगे। अगर छोटेलाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे सिविल लाइंस में तो छोटेलाल जी स्वयं दोषी है। उन्होंने इस तरीके का एक्ट किया है, उनको तुरंत उस सिविल लाइन थाने से हटा देना चाहिए और अगर वो गलती में है तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। एसीबी ने भरतपुर के महिला थाने में छापेमारी की और ये छापा एसीबी के एडिशनल एसपी अमित चौधरी के नेतृत्व में चल रही चेकिंग के दौरान जो है मारा गया। आपको बता दें कि सूचना के अनुसार महिला थाने में एक मोटी रकम रखी गई थी, जिसके कारण थाने की अलमारी और अन्य जगहों की तलाशी ली गई। एसीबी ने थाने की अलमारी में 15 लिफाफे पाए जिन पर कई नाम लिखे हुए थे। इन लिफाफों में कुल 4,30,000 रुपए की राशि बरामद हुई है।
तो एसीबी का एक्शन देखने को मिला है भरतपुर में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं और छापेमारी जब की गई तो उस दौरान 15 लिफाफे भी मिले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने जो है सरकार का आभार जताया है। गुर्जर आंदोलन से जुड़े 42 मुकदमे सरकार ने वापस लिए। सीएम और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का आभार जताया और हिम्मत सिंह गुर्जर ने एक्स पर मामले की पूरी जानकारी दी है। मुकदमे वापस लेने की सूचना जल्द जो है जिलेवार सरकार भेजेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने जो है सरकार का आभार जताया है। गुर्जर आंदोलन से जुड़े 42 मुकदमे सरकार ने वापस लिए। सीएम और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का आभार जताया है। तो हिम्मत सिंह गुर्जर ने एक्स पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जयपुर में बीएसएनएल टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतार लिया गया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद दोनों युवक जो है मान गए। दरअसल ये युवक करौली जिले के हिंडौन सिटी के रहने वाले हैं, जो डिंपल मीणा हत्याकांड की जांच सीबीआई से करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। डिंपल मीणा हत्याकांड, इंसाफ की गुहार। किरोड़ी लाल ने मनाया टावर से उतरे युवक। हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। इंसाफ के इंतजार का सब्र जब बांध तोड़ता है तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। टावर पर चढ़ा परिवार डिंपल मीणा का है। डिंपल मीणा की हत्या आज से 5 महीने पहले कर दी गई थी। परिवार वालों को उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन बीतते वक्त के साथ वो टूटने लगा और डिंपल के चाचा ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने समझाइश कर युवक को टावर से नीचे उतारा और इंसाफ का भरोसा दिलाया। बात बन गई, डिंपल प्रकरण की सीबीआई से जांच कराएंगे। इनके बालकों को भरण पोषण का वादा किया है और इनकी कोर्ट में अदालत में पैरवी के लिए वकील खड़े किए जाएंगे। दरअसल सोमवार को युवक डिंपल मीणा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और समझाइश कर नीचे उतारा। मृतका डिंपल मीणा के परिजन पिछले 5 महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे। अब तक किसी नुमाइंदे ने उनकी बात नहीं सुनी तो परिवार के युवक टावर पर चढ़ गए। अब आपको बता दें कि आखिर क्या है डिंपल मीणा हत्याकांड। करौली के हिंडौन की मूक बधिर लड़की अधजली अवस्था में मिली थी। झुलसी अवस्था में डिंपल को अस्पताल ले जाया गया। 20 मई को एसएमएस अस्पताल में डिंपल की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद उसकी मां कमलेशी मीणा, पिता करण सिंह और मामा राजेश मीणा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 27 जून को ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पिछले 5 महीने में मृतका की मां, पिता और मामा जेल में बंद हैं। दरअसल 10 साल की मूक बधिर लड़की की हत्या के केस में करौली पुलिस ने जांच की थी। पुलिस ने डिंपल मीणा हत्याकांड में उसकी सगी मां कमलेशी मीणा, पिता करण सिंह और मामा राजेश मीणा को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की इस जांच में मृतका के अन्य परिजन संतुष्ट नहीं हैं। लिहाजा वे इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि चुनावों के बाद में, उपचुनावों के बाद में वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। साथ ही डिंपल हत्याकांड के मामले में भी मुख्यमंत्री से बातचीत करके सुलह का जो रास्ता है वो साफ करेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। तो शुभ मंगल शुभारंभ। देश भर में आज धूमधाम से आपको बता दें कि देवोत्थान एकादशी मनाई जा रही और आज ही के दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। प्रदेश भर में आज करीब 3.5 लाख शादियां होंगी।
देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत। प्रदेश भर में करीब 3 लाख शादियां। जमकर हो रही है बाजारों में खरीदारी। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। देश भर में अब शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब अगले 8 महीने तक शादी के 73 मुहूर्त रहेंगे। सबसे ज्यादा 15 मुहूर्त मई महीने में है। ऐसी धारणा है कि भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ महीने की एकादशी पर सोते हैं और कार्तिक महीने की एकादशी पर जागते हैं। जागने वाली एकादशी को देव प्रबोधनी कहते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन भी हो जाता है। इस दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है और उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अगले दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी पर मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नदियों में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर आज खाटू श्याम जी में पाटोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में करीब 3.5 लाख शादियां होंगी। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बैंड बाजा, बैंक्वेट हॉल और हलवाई से लेकर पंडित तक की बुकिंग की भरमार है। लोग शादी की तैयारियों को लेकर कपड़ा, आभूषण के साथ अन्य सामग्री की जमकर खरीदारी करने में जुटे हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है। विवाह कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ऐसे में चित्तौड़गढ़ शहर के बाजार में विवाह समारोह की खरीदारी को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। कोटपुतली के बाजारों में भी खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बीकानेर में देवउठनी एकादशी पर पहली बार 301 कन्याओं और गौ भक्तों के जरिए गौ चुनरी महोत्सव मनाया गया। साथ ही गौशाला परिवार से जुड़ने वाली 301 कन्याओं को गौ सेवा का संकल्प कराया गया। इस साल देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कार्तिक माह की द्वादशी तिथि पर यानी 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देवउठनी एकादशी और करौली शहर के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल अंजनी माता मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ढोक लगाई और खुशहाली की मन्नत मांगी। हजारों श्रद्धालु अंजनी माता के जयकारे लगाते ऊंची त्रिकूट पहाड़ी पर पहुंचे, जहां अंजनी माता का दर्शन पूजन किया। करौली में देवउठनी एकादशी पर आयोजित अंजनी माता मंदिर में भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। चित्रकूट पहाड़ी पर बने अंजनी माता के मंदिर में हर साल एकादशी पर मेले का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु अंजनी माता के जयकारे लगाते ऊंची त्रिकूट पहाड़ी पर पहुंचे, जहां अंजनी माता के दर्शन और पूजा अर्चना करके खुशहाली की मनौती मांगी गई। ये अंजनी माता का ये हिंदुस्तान में मात्र एक ही मंदिर है और बाल स्वरूप में ये हनुमान जी को आंचल से मैया दूध पिला रहे हैं। अब यहाँ हर साल कार्तिक में मेला भरता है, चैत में भरता है। अब कार्तिक में जो मेला भरता है, अभी इसमें क्या है, सब मैया सबकी मनौती पूरी करती हैं। और ये खासकर कान की जो बीमारियां हैं, इनको मैया जो SMS से और दिल्ली से जो अपोलो है वहाँ से फैल हो जाते हैं, उनको भी मैया सही करती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को मंदिर में बाल हनुमान को गोद में लेकर बैठी और दूध पिलाती माता अंजनी के दर्शन होते हैं। मंदिर में विशेष तौर पर कान की बीमारियों से पीड़ित लोग सरकंडे का तीर चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। अंजनी माता मंदिर के पहाड़ के नीचे पाताली हनुमान का मंदिर भी है। मान्यता है कि ये जमीन से निकले हैं, इस कारण इनका नाम पाताली हनुमान मंदिर पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना यदुवंश द्वारा करीब 1327 से 1348 ईस्वी के बाद अर्जुन देव ने की थी और उसके बाद 1348 में देवउठनी एकादशी पर करौली शहर की स्थापना हुई। यहाँ पर हर वर्ष की बात ही एकादशी यानी 11 को अंजनी माता का विशाल मेला भरता है और ये पूरी राजस्थान में नंबर 1 का मेला भरता है। यहाँ पर